सेक्शन नंबर 71 डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? देखो, डिबेंचर का मतलब कंपनी का एक लोन डॉक्यूमेंट। डिबेंचर मतलब क्या? कंपनी का एक लोन डॉक्यूमेंट, कि जब भी कंपनी किसी से लोन लेती है, कोई भी पैसा उधार पे लेती है, तो भाई पैसा हम तुमको वापस करेंगे, उसके पीछे जो कागज इश्यू करते हैं ना, उस कागज को जनरली क्या कहा जाता है? डिबेंचर कहा जाता है। मतलब कंपनी का एक लोन डॉक्यूमेंट इसे कहा जा सकता है। डिबेंचर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। डिबेंचर जब हम किसी को इशू करते हैं तो उसे हम डिबेंचर का एक सर्टिफिकेट साथ में इशू करते हैं। डिबेंचर कंपनी अपने कॉमन सील, मतलब उसके ऊपर कंपनी की सील लगी हुई होती है। डिबेंचर को एक पीरियडिक इंटरेस्ट जैसे 5%, 7%, 8%, 9 भी परसेंट, जो भी प्रीडिटरमाइंड रेट है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। वो जो भी रेट होता है वो कैसा होता है? प्रीफिक्स होता है। पहले से ही बात कर लिए भाई कि 5% का रेट तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, 6% का मिलेगा, 7% का मिलेगा, 8% का मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। डिबेंचर्स के ऊपर कभी भी क्या नहीं होता है? वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होता है। ध्यान रखना, वोटिंग राइट सिर्फ कब मिलता है? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तब शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। एक कंपनी है जिस कंपनी ने 5 साल से डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो क्या अब उन डिबेंचर होल्डर के पास में कंपनी के वोटिंग राइट आ जाएंगे क्या? आंसर इज नो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, उसकी सजा उसको मिलेगी, पर इस वजह से डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी के राइट्स नहीं आ जाएंगे, कंपनी के वोटिंग राइट्स उनके पास में अवेलेबल नहीं होंगे। डिबेंचर के ऊपर डिबेंचर को मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। डिबेंचर रिडीम किए जा सकते हैं एट फुल, पूरी वैल्यू एक साथ रिडीम की जा सकती है, और डिबेंचर को इंस्टॉलमेंट भी रिडीम किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन, डिबेंचर कैसे हो सकते हैं? कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, इसका मतलब क्या? ऐसे डिबेंचर कंपनी इशू कर सकती है जिसमें डिबेंचर के बदले में आपको या तो कैश दिया जाएगा, या फिर हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब काम की बातें ध्यान रखना है, अगर डिबेंचर को बाद में 5 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन था और डिबेंचर होल्डर ने उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लिया, अब आपके पास में क्या आ जाएंगे? वोटिंग राइट भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब बेचारा डिबेंचर रहा ही नहीं, अब तो वो क्या बन चुका है? इक्विटी शेयर बन चुका है। जब भी कंपनी शेयर डिबेंचर इशू करती है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है। बहुत बेसिक सी बात, एग्जाम में आने के लायक बिल्कुल भी नहीं, टोटली इररिलेवेंट, सिर्फ एक वो वोटिंग राइट वाला पॉइंट था जो एग्जाम में आ सकता है। यस, कंपनी अगर चाहे तो कंपनी क्या कर सकती है? कन्वर्टिबल डिबेंचर भी इशू कर सकती है। ध्यान रखना है, कभी भी डिबेंचर के ऊपर वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होते हैं। कितने समय के लिए डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं सर? तो डिबेंचर इशू किए जाते हैं सिर्फ कितने समय के लिए? 10 साल के लिए। आप कभी भी 10 साल से ज्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। हालांकि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 30 साल के डिबेंचर भी इशू कर सकती है। कौन कौन सी? जैसे कि ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई अलाउ करते। अब ये तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई तो हमारे भगवान है। अगर इन्होंने बोल दिया कि कंपनी 30 साल के डिबेंचर इशू कर सकती है तो 30 साल के कर दो, हमें उससे क्या। हालांकि जनरल बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि भाई ऐसी कोई भी कंपनी जो नॉर्मल कंपनी है वो तो कितने साल के डिबेंचर इशू कर सकती है? मात्र 10 साल के। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ करे, आरबीआई आपको अलाउ करे, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी हो, तो आप 30 साल के डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इनको भी 30 साल से ज्यादा के डिबेंचर इशू करना तो अलाउड नहीं होते हैं। इसके अलावा फिर एक काम की बात आती है कि डिबेंचर के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ता है? एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो आपको अपॉइंट करना पड़ता है। डिबेंचर ट्रस्टी का मतलब क्या है? देखो, डिबेंचर ट्रस्टी का मतलब है एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन जिसका काम क्या होता है कि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या? कि भाई डिबेंचर होल्डर को बराबर टाइम पर इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो आउटस्टैंडिंग है उनका रिडम्पशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको अगर मीटिंग कॉल करने की जरूरत है तो मीटिंग कॉल की जा रही है या नहीं कर रही। एक तरीके से वो लोग क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर के गार्जियन या फिर वॉचडॉग हम इन्हें कह सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ कंपनीज को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में। और ये जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है ना, कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में क्या करती है? एक डीड बनाती है। डीड का मतलब क्या? डिबेंचर ट्रस्ट डीड का मतलब एक एग्रीमेंट जिसमें कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसमें डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। ये 3 महीने के अंदर अंदर बनाई जाती है। जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए उसके 3 महीने के अंदर अंदर।
हम बात कर रहे हैं डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में कुछ और, उसके बाद फिर कुछ और बात करेंगे। डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करना पड़ता है? डिबेंचर ट्रस्टी आपको तब अपॉइंट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर ट्रस्टी आपको तब अपॉइंट करना पड़ता है जब आप पब्लिक को मतलब अदर देन मेंबर को आप क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं तब, या फिर आप मेंबर को डिबेंचर इशू कर रहे हैं पर 500 से ज्यादा मेंबर को इशू कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। आप चाहें तो एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, आप या चाहें तो एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी भी अगर अपॉइंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, जिस डीड के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, नाम लिखा होगा कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन है, साथ ही साथ उसकी कंसेंट भी इसके अंदर लिखी हुई होगी कि हाँ भाई मैं डिबेंचर ट्रस्टी बनने को तैयार हूं। कौन डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है, तो इन्होंने डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है वो बताने की बजाय क्या सही समझा कि कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। इसका मतलब इन लोगों के अलावा किसी भी पर्सन को डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता? कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसका ओनर का इंटरेस्ट है, तो वो लेंडर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए बेनिफिशियल होल्डर मतलब जनरली शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को मना कर रखा है। दूसरा, कंपनी का कोई भी प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन, ऑफिसर या एम्प्लॉय, कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकता, डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। ना तो कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर बन सकता है, ना कंपनी प्लस का मतलब कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर भी क्या नहीं कर सकते, डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। ये जो प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी है, इनका अगर कोई रिलेटिव है तो वो रिलेटिव भी क्या नहीं कर सकता, वो भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। ऐसा कोई भी पर्सन जिसे कंपनी से कोई पैसा लेना हो, मतलब ही ओ सम मनी टू द कंपनी या ही रिक्वायर सम मनी फ्रॉम द कंपनी, तो ऐसे केस में उसे भी क्या नहीं बनाया जा सकता, डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता। या फिर किसी पर्सन को अगर कुछ कंपनी को पैसे पे करना है तो वो भी क्या नहीं बन सकता, डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। मतलब अगर आपको कंपनी से पैसे लेने हैं या आपको कंपनी को पैसे देने हैं, दोनों ही केसेस में आप क्या नहीं बन सकते, कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपका दूसरा इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कोई कंपनी के रिस्पेक्ट में, किसी डेट के रिस्पेक्ट में गारंटी फर्निश की हो, आप भी कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। या फिर आपका कंपनी का क्या हो, कंपनी के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप। पेक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या, लेट्स से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा कंपनी के साथ कंसल्टेंसी सर्विस देने का काम है, तो क्या मैं जिस कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूं उस कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता हूं क्या? तो हमें दो लिमिट चेक करनी पड़ेगी। अगर मेरा कंपनी के साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप, मैं कंसल्टेंट हूं, मेरा कंपनी के साथ मॉनेटरी रिलेशन अगर इन दो लिमिट में से किसी एक लिमिट में फॉल कर गया तो मैं कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन पाऊंगा। लिमिट कौन सी है? कंपनी का जो टर्नओवर है उस टर्नओवर के 2% से ज्यादा क्या मेरा कंपनी के साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप है, या फिर 50 लाख, 2% ऑफ द टर्नओवर और 50 लाख, विच एवर इज लोअर। लेट्स से 2% ऑफ द टर्नओवर आया 60 लाख रुपीज, ये है 50 लाख रुपीज, तो 60 और 50 विच एवर इज लो, 50 लाख रुपीज, और मेरा कंपनी के साथ में रिलेशनशिप 60 लाख रुपीज का था, तो आई एम डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। ध्यान रखना, एग्जाम में चाहें तो इस पॉइंट को पूछा जा सकता है, पूरा भी पूछ सकते हैं कि कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, और ये भी पूछ सकते हैं कि जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है उसकी लिमिट बताइए कि कौन कितनी मॉनेटरी रिलेशनशिप होने के बाद, पेक्यूनरी रिलेशनशिप होने के बाद आप कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन पाएंगे। क्या डिबेंचर ट्रस्टी को उसकी टर्म से पहले रिमूव किया जा सकता है? आपने एक डिबेंचर ट्रस्टी को 5 साल के लिए अपॉइंट किया, क्या 5 साल से कम में रिमूव कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर 3/4 ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन वैल्यू 1 करोड़ के डिबेंचर इशू किए, 80 लाख के डिबेंचर जो पर्सन होल्ड करते हैं अगर वो बोल दें तो डिबेंचर ट्रस्टी को टर्म के पहले भी रिमूव किया जा सकता है। मतलब नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर, 3/4 ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन वैल्यू अगर एग्री करें तो ऐसे केस में मीटिंग बुला करके आप डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, उस कैजुअल वैकेंसी को पूरा करने का काम करेंगे। डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है? डिबेंचर ट्रस्टी का काम ही यही होता है कि भाई वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे किसका, डिबेंचर होल्डर का, और अगर कोई भी उन्हें समस्या है तो उनकी ग्रीवियंस को रीएड्रेस करने का काम इन्हें करना पड़ेगा। अगर 1/10 ऑफ द शेयर, 1/10 ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन वैल्यू रिक्वेस्ट करे तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिबेंचर की मीटिंग कन्वीन करे। अगर 1/10 ऑफ द डिबेंचर इन वैल्यू डिबेंचर ट्रस्टी से रिक्वेस्ट करें तो उसे मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। या फिर अगर ऐसा कोई इवेंट होता है जिससे ऐसा लगता है कि डिबेंचर होल्डर के राइट ब्रीच हुए हैं, जो ट्रस्ट है वो ब्रीच हुआ है, तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी।
अगर डिबेंचर ट्रस्टी ने डिग्री ऑफ केयर या ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो ऐसे केस में उसे क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि तुम्हारा काम ही क्या था कि तुम डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। अगर तुमने वो नहीं किया, तुमने ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं की, तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी लाइबल माना जाएगा। अगर डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन लिखा हुआ है कि ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करने के बावजूद भी डिबेंचर ट्रस्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, तो ऐसा कोई भी क्लॉज जो डीड में मेंशन होगा उस क्लॉज को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इसका मतलब डिबेंचर ट्रस्टी अपनी गलती से बच नहीं सकता, वो एक ट्रस्ट की पोजीशन है, आप उसको सही से यूज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लाइबल माना जाएगा। दूसरी बात, हालांकि इसका एक्सेप्शन है, क्या, अगर 75% ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन वैल्यू 75% ऑफ द डिबेंचर होल्डर इन वैल्यू मीटिंग में एग्री कर जाएं कि भाई डिबेंचर ट्रस्टी की कोई गलती नहीं, तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। 75% ऑफ एग्री करें मीटिंग में, तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी को लाइबिलिटी से एग्जम्पशन दी जा सकती है। फिर हमने बात करी कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी को किसी भी समय पर ऐसा लगता है कि कंपनी की असेट इनसफिशिएंट है या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है और डिबेंचर होल्डर को पूरा पैसा नहीं मिल सकता, तो ऐसे केस में वो एक सूट, एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास में, और ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल कंपनी को ये ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई अब तुम कंपनी कोई और लाइबिलिटी इनकर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में डिबेंचर होल्डर को देने लायक ही पूरे पैसे नहीं है, तो कोई भी फर्दर लाइबिलिटी मतलब किसी भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर भी पास कर सकता है कि तुम डिबेंचर को आज ही रिडीम करके उन्हें फ्री कर दो, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डिबेंचर के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑर्डर इशू करना चाहें, कोई भी रूल इशू करना चाहें तो रूल इशू कर सकते हैं। एक पॉइंट हमारा और छोटा सा बचा, और छोटा सा पॉइंट कौन सा था, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एक छोटा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का। क्या, डीआरआर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कंपनी को जितना प्रॉफिट उसने कमाया, साल भर में जितना प्रॉफिट उसने कमाया, जिस प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा जाता है, उसी प्रॉफिट से कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, एक डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। और वो जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया है, ऑफ कोर्स वो किस चीज के लिए, जो डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उसमें उस पैसे को यूज किया जाएगा। तो डिबेंचर के रिडीम के अलावा उसे किसी और पर्पस में यूज नहीं किया जा सकता। द अमाउंट क्रेडिटेड टू द डीआरआर शेल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन रिडम्पशन। ऑफ कोर्स क्योंकि रिडम्पशन के लिए बनाया है, तो रिडम्पशन के अलावा किसी और पर्पस में उसे यूज नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ता है, क्या सारी कंपनी को बनाना है, नहीं, सारी कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं। कुछ कंपनीज के केस में डीआरआर एप्लीकेबल होता है। कौन कौन सी कंपनी के केस में, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कभी भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, दे आर एग्जम्प्टेड। कोई बैंकिंग कंपनीज हैं तो बैंकिंग कंपनीज को भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, उन्हें भी क्या कर दिया है, एग्जम्प्ट। क्यों एग्जम्प्ट किया है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर हाईली रेगुलेटेड होते हैं भाई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आरबीआई से भी यूं ही पीछे पड़े रहते हैं, तो इन लोगों के केस में डीआरआर की एप्लीकेबिलिटी नहीं। बैंकिंग कंपनी के केस में आरबीआई के हाई प्रोविजंस, हाई रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो इन्हें भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। फिर किसे बनाना है, लिस्टेड कंपनी को बनाना है क्या, नहीं, लिस्टेड कंपनी को भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी को बनाना है क्या, तो लिस्टेड एनबीएफसी या लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपकी एनबीएफसी या फिर आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है विद आरबीआई या फिर विद नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक, तो ऐसे केस में आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या हैं, एग्जम्प्ट। तो सिंपल सी बात, एक लिस्टेड कंपनी है तो वो एग्जम्प्ट है क्या, हाँ। एक एनबीएफसी है, वो लिस्टेड है, हम लिस्टेड तो हैं, पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वो लिस्टेड एनबीएफसी आरबीआई के सेक्शन 45IA में रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो उसे डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। एक लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, पर क्या वो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ में रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो उसे डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। पर अगर ये दोनों रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में ये जो एग्जम्पशन मिलता है डीआरआर का, वो एग्जम्पशन इनको नहीं मिलेगा। वो प्राइवेटली प्लेस डिबेंचर हो या फिर पब्लिकली प्लेस हो। प्राइवेटली प्लेस का मतलब मेंबर को दिए हैं, और पब्लिकली प्लेस मतलब अदर देन मेंबर को डिबेंचर इशू किए गए हैं। अनलिस्टेड कंपनी, क्या अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ता है, आंसर इज यस। अनलिस्टेड कंपनी को 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, जितने डिबेंचर इस साल रिडीम होने वाले हैं उसका 10% का डीआरआर आपको बनाना पड़ेगा।
आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 10% का अमाउंट आपको डीआरआर के रूप में बनाना ही पड़ेगा। डीआरआर इक्वल टू 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। हालांकि अनलिस्टेड कंपनी के केस में अगर कोई एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में इन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। अगर और सिंपल देखा जाए तो कोई भी एनबीएफसी या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में उसे कभी भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी के अलावा बात करें तो उन्हें 10% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का डीआरआर जो है वो बनाना पड़ता है। सेकंड, अमाउंट एंड मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, इस साल आपके डिबेंचर कितने, जो भी आपके डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं 31 मार्च को, जैसे कि मान लीजिए आज तारीख चल रही है 6 जनवरी 2026, कितनी तारीख चल रही है 6 जनवरी 2026, तो 31 मार्च 2026 के दिन जो भी डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, जो भी डिबेंचर रिडीम होने वाले कब 31 मार्च 2026 तक, उसका 15% मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 अप्रैल तक मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर, या तो किसी शेड्यूल बैंक के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या, ऐसी सिक्योरिटी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए। तो या तो किसी शेड्यूल बैंक में पैसा जमा करो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी है उनमें पैसा जमा करो, या फिर गवर्नमेंट जहां पैसा जमा करने का बोले वहां पर आपको जमा करना पड़ेगा। कितना पैसा, 15% ऑफ द डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं, जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं 26-27, इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं उसका 15% मुझे जमा करना पड़ेगा। कितनी तारीख तक, 30 अप्रैल 2026 तक। कितनी तारीख तक, 30 अप्रैल 2026 तक मुझे उसको पैसे को जमा करना पड़ेगा। बाय द 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर आपको पैसा जो है वो जमा करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ पब्लिक डिबेंचर का 15% करना है, और अनलिस्टेड कंपनी के केस में पब्लिकली हो या प्राइवेटली हो दोनों को जोड़ेंगे और 15% पैसा आपको कम से कम जमा करना पड़ेगा इन जगह के ऊपर। और इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 71 जो डिबेंचर होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।